हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर्स इन पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे। इस लेक्चर में हमने जो लास्ट क्लास का होमवर्क था उस क्वेश्चन को करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड पे इसमें दिख रहा होगा, और उसके बाद जो लास्ट के दो कंसेप्ट हैं वो रह जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले होमवर्क का डिस्कशन करते हैं, जो होमवर्क दिया था तुम्हें करने को इस क्वेश्चन को। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। तो तुम्हें सर्किट दे रखा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू तो ज़रूरत नहीं होती। अगर हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और उसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मीन्स रेसिप्रोकल का सम। और कुछ चीज़ें डिस्कस करी, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, तो उनसे हटके आप क्वेश्चन को देखते हैं तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? देखो, बराबर डिस्टेंस है ना, और इनका जो वोल्टेज है वो अलग कुछ भी हो सकता है। अभी वोल्टेज की बात नहीं करते, जैसा क्वेश्चन है वैसा हम खुद को वैसा करते हैं। ठीक, अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल, यानी कि मैं इन्हें R1, R2, R3, R4, R5 मान लेता हूँ। और क्या देख रहा हूँ कि R4 और R5 एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, ये मतलब सेम पैरेलल आ रहे हैं। इसका मीन्स कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखता हूँ R1 एंड R2, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R आ जाएगा 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 जोड़ के 1 आएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया 1 ओम। ठीक, तो हमने क्या डिस्कस करा था, लाइक क्वेश्चन था जिसमें अप्लायंसेस अलग अलग थे और उसमें हमने आयरन का रेजिस्टेंस जो है रिप्लेस करा था। लास्ट वीडियो लेक्चर से हम तुम्हें याद आ रहा हो, तो मैंने समझाया था कि हम सर्किट को अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कि ये 2 ओम के पैरेलल रेजिस्टेंस है, इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 ओम। यानी कि अगर मैं सर्किट को दोबारा ड्रॉ करूंगा तो मैं इसकी जगह पे सीधा 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। कैसे? अब यानी कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक और देखो चीज। अब ये 1 ओम का रेजिस्टर मैंने सर्किट में लगा दिया, ये मेरी बैटरी है, स्विचेस भी है, और बाकी का एज इट इज रहेगा। ठीक, तो सर्किट को हम अपने हिसाब से क्या है, चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेशन है, और जैसा कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और देन उस पर वैल्यू रख देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है ना। अब देखो R4 और R5 क्या है, पैरेलल। इसका मीन्स जब मैं R4 और R5 का निकालूंगा, पैरेलल में है, तो 1/R आएगा 1/R4 प्लस 1/R5। इसका मीन्स 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। अब देखो इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम आ रहा है इक्विवेलेंट। ठीक, तो यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी जगह पर, ये जो पूरा सिस्टम है इसकी जगह पर सीधा एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूँ। ठीक, तो नए नए सर्किट बनाने से अच्छा है इसी में तुम समझ के चेंज कर दो। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास ये जो सर्किट था ये चेंज हो गया। अब याद करो जब मैंने रेजिस्टेंस इन सीरीज समझाया था, सबसे पहला कंसेप्ट क्या, कि देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है, लगातार कनेक्टेड है। इसका मीन्स कि जो ये R, अब यहाँ पे देखो मैंने R से नोट करा है तो कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसे R डैश और इसे R डबल डैश मान लेता हूँ। तो R डैश, ये R डबल डैश और R3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल हमें पता है, अगर सीरीज में फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 है ना, और पैरेलल का ये, पैरेलल से तो सॉल्व कर लिए सारे, सीरीज में आ गया तो R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश, इसका मतलब
1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम, तो ये आ गया मेरा 5 ओम। ठीक, तो ये मेरे रेजिस्टेंस क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब जिसका सेम आ रहा है उसका ठीक है, और जिसका नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूलेज देखो और समझो कैसे कंसेप्ट है, कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें समझ ली, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन समझ लिए, सीरीज पैरेलल देख लिया, ये सब चीज़ें समझ ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद पावर। ये दोनों कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है, वो हम देखेंगे किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स क्या है ना। अब मैं इसको हिंदी में समझूं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है ना। अब हीटिंग इफेक्ट जो ये ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंटली, क्या ऑब्जर्व करा हमने कि अगर करंट पास होता है तो हमने देखा कि चीज़ें गर्म हो जाती है ना। अगर बल्ब बहुत टाइम से जल रहा है और उसको जब हम निकालते हैं या फ्यूज़ वगैरह होता है तो उसकी जो सरफेस है वो वार्म होती है। सेम हमारा फ़ैन के केस में होता है या कई बार कूलर की मोटर्स के केस में होता है ना। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको अगर तुम कंसेप्ट से समझो, कैसे कंसेप्ट से समझोगे कि मान लो सर्किट है, ठीक, अब ये रेजिस्टेंस था और तुम लोग सर्किट तो अच्छे से समझ ही गए हो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। अब रेजिस्टेंस का हमने क्या चीज़ समझी कि वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको अपोज करता है, रोक नहीं देता। कई बार बच्चे समझ लेते हैं रोक देता है, वो बस फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, मीन्स उसकी स्पीड कम हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो चार्ज कम हो जाएगा, ठीक। अब वो रेट ऑफ फ्लो चार्ज को कम कर रहा है, मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं उनकी स्पीड कम कर रहा है। तो कई बार देखो, एक तो मान लो यहाँ पे मैंने बल्ब यूज़ कर लिया, ठीक, अगर मैं बल्ब यूज़ कर लूँ तो बल्ब में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्यों रेजिस्टेंस होगा? क्योंकि बल्ब जिस इंस्ट्रूमेंट जिस मेटल से बना है या एलॉय से बना है, उसका जो फिलामेंट बना है, जिस चीज़ से बना है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगा। इसका मीन्स कि कुछ फ्लो ऑफ चार्ज रुक रहे होंगे, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज रुक रहे हैं तो इसमें क्या आएगा कि जो हीट एनर्जी, अब एनर्जी समझो, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। अब हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कैसे आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर चल रही है, वो तुम आगे क्लास में पढ़ोगे कि एक्चुअल में क्या रिएक्शन चल रही है। अभी सब ऐसे समझो कि बैटरी या सेल ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उससे एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वही मेरा करंट है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है और ये क्या मेंटेन करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से ही हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज होता है या फ्लो ऑफ करंट होता है कि एक का पोटेंशियल ज़्यादा, एक का कम और करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक। तो बैटरी का ये बात समझ में आ गई। तो ये जब एनर्जी निकलती है, ठीक, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में निकली? करंट की फॉर्म में निकली है। तो आई की फॉर्म में ये निकली, यहाँ पे गई, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली है तो फिर उसमें दो चीज़ें हैं। अब मान लो मैं चाहता हूँ, मैं बल्ब ग्लो कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बल्ब ग्लो, तो बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब जलेगा कब? कि जब करंट उसमें से पास होगा। तो हमें क्या चाहिए? इस एनर्जी से चाहिए हमें लाइट एनर्जी। सही बात है, क्योंकि लाइट एनर्जी ही मिलेगी तो हमारे यूज़ आएगा, पूरे रूम में जो है उजाला होगा तो लाइट एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन अब आई एक और बात कि भाई उसके अंदर है रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है कम, यानी कि दूसरी एनर्जी आती है हीट एनर्जी, ठीक। अब ये क्या है? ये यूजफुल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम लोग यूज़ करें लाइट एनर्जी, क्योंकि बल्ब को चाहते हैं बस वो लाइट एनर्जी दे। लेकिन यहाँ पर हीट एनर्जी क्या आ रही है?
एक साथ में क्या है वेस्ट की तरह निकल रही है, नॉट यूजफुल। ठीक, तो एनर्जी इसमें कंज्यूम होगी और हर बार होगी। क्यों होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस हर किसी में होता है, तो इसमें हीट एनर्जी लॉस होगा। ठीक, अब यहाँ पर तो हीट एनर्जी यूजफुल नहीं है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में हमें सिर्फ क्या चाहिए? लाइट एनर्जी, लेकिन ये नहीं चाहिए, है ना। ओके, समझ में आ गई बात। इसी क्या यही रीज़न तो नहीं जो हमारे 100 वाट के बल्ब होते हैं जो हम पहले इस शेप में देखते थे, है ना, ऐसे बल्ब आते थे, अब उन्होंने CFL ने चेंज कर दिया है, CFL की फॉर्म में, या फिर LEDs की आ गई हैं अब तो यही सब रीज़न तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर हीट एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता था, टंगस्टन फिलामेंट से बना होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है चीज़ें हमने चेंज कर दिया और इनमें लाइट की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है। अब इस LED का कंसेप्ट तुम लाइट रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पे समझाने लग जाऊँगा तो ये कंसेप्ट तुम हट जाओगे। ठीक, तो समझो क्या कि इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट एनर्जी हमें मिल गई, सही बात है, मजे आ गए, लेकिन हीट एनर्जी जो है वेस्ट जा रही है। ठीक, अब हम इस हीट एनर्जी को यूज़ कहाँ करते हैं? अब अगर हमें सिर्फ हीट एनर्जी चाहिए, यानी कि हीट एनर्जी जो आ रही है रेजिस्टेंस की वजह से, हम उसे इलेक्ट्रिक ओवन में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन में। कैसे? कि इलेक्ट्रिक ओवन में यूज़ क्या है, गर्म उसका, कि जो भी हमारा फूड है उसको हम यूज़ करेंगे बल्ब में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो रही है, लेकिन जो वेस्ट जा रहा है रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट एनर्जी जा रहा है। पर हर बार हम हीट एनर्जी का जो है वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हम यूज़ करते हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक ओवन में और इलेक्ट्रिक आयरन में। ओवन में किस तरीके से कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं कि जो हमारा खाना है वो गर्म हो जाए, और दूसरा आयरन में हम कपड़े जो है स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन गर्म हो जाती है और जो रिंकल्स आए हैं कपड़े में वो स्ट्रेट होते हैं। ठीक, तो इनके अंदर हम यूज़ करते हैं कुछ नाइक्रोम वायर, इस तरीके के अलॉयज होते हैं। ठीक, नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो लेकिन अब देखो बल्ब में काम है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी तो यूज़फुल नहीं है, हमें काम लाइट एनर्जी का है, लेकिन ओवन और इलेक्ट्रिक आयरन में तो हमें हीट एनर्जी चाहिए, हमें नहीं चाहिए बल्ब। हम चाहते हैं आयरन जो है लाइट जलाए या रोशनी करे, तो हम नहीं चाहते, तो हम क्या चाहते हैं सिर्फ कि हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम ऐसा एलॉय या ऐसा मेटल है, ऐसा वायर यूज़ करते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसका रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है नाइक्रोम वायर का, तो इसमें जो हीट एनर्जी होगी जो निकल रही होगी वो होगी सबसे ज़्यादा। ठीक, तो इसीलिए इस वायर का यूज़ होता है, या ऐसा ऑब्जर्व करते हैं हम। ठीक, अब जब इस कंसेप्ट को समझ लिया कि हीट एनर्जी क्यों निकल रही है, तो इसका कैलकुलेशन भी करना ज़रूरी होगा, है ना। तो अब इसका कैलकुलेशन समझते हैं कि इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा हम अगर दिमाग यूज़ करें कि फॉर्मूला का, ऐसे मैं डायरेक्ट तुम्हें बता सकता हूँ फॉर्मूला क्या है, लेकिन अगर समझे कि क्या कंसेप्ट है इसके पीछे तो हम देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज V है। ठीक, हमारा सर्किट का ड्राइविंग फोर्स, मैंने एक टर्म बोला ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग माने चलाना और फोर्स माने जो चला रहा है। तो हमारे पूरे सर्किट में क्या चीज़ चला रही है वो पता है, बैटरी है, क्योंकि बैटरी से करंट आएगा, उसी से सभी अप्लायंस में जाएगा और सारी चीज़ें जो है ऑन होंगी या काम करना शुरू करेंगी, यानी कि V क्या है हमारा ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, अब चला किसको रहे हैं, चल क्या रहा है, चार्ज। चार्ज क्या है, करंट। ठीक है, अब चार्ज करंट तुम्हें पता है, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या, चार्ज को हम चला रहे हैं। ठीक है, चार्ज, और चार्ज क्या है, Q। ठीक, अब इसको जब चला रहे हैं, ठीक, तो तुमने एक बात पढ़ी थी, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है 9th क्लास में। ठीक, तो ये एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और कितनी सारी एनर्जी सब हो सकती हैं। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूँ तो मेरे को हीट एनर्जी पता लग जाएगी। अब वर्क डन क्या होता है ये बात बताओ। वर्क डन तुमने फोर्स इनटू डिस्टेंस पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब भी पढ़ा था।
ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स तो V है और किसको ले जा रहे हैं, Q को, तो वर्क डन होगा Q इंटू V। अब वो हम कहाँ ले जा रहे हैं, ये थोड़ी ना इधर उधर घुमा रहे हैं, उसे पूरे सर्किट में रन करा रहे हैं। ठीक, तो पूरे सर्किट में इसको रन कराने में इसको मान लो V पोटेंशियल लगा और किसको हम घुमा रहे हैं, Q को, और Q एक्चुअली में क्या है, करंट। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। तो तुम्हें एक और बात पता थी, अब कई बुकों में जो चार्ज है उसको कैपिटल Q से डिनोट कर रखा है, तो तुम्हें उसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है, बुकों की बात होती है, जो भी बुक्स हमें बताती है। ठीक, तो W, अब देखो चार्ज क्या था, तुम्हें चार्ज क्या निकाला था, IT। अब ये IT कैसे लिख दिया मैंने, तुम्हें पता था कि I जो है करंट है, और करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक, तो यहाँ से Q की वैल्यू IT निकाल दूँ, तो ये मेरे पास आ गया I इंटू T इंटू V, और V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ओम्स लॉ से मेरे को पता है V इक्वल टू IR होता है। सही बात है, तो वर्क डन आ गया I इंटू T इंटू I इंटू R। ठीक है, तो वर्क डन आ गया I स्क्वायर RT। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसको मैंने किस में कर लिया, स्टार्ट हमने करा था पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज से। अब क्योंकि हम सर्किट में मेनली किसकी बात करते हैं, करंट की, तो करंट में हमने चेंज कर लिया, और टाइम भी हमें पता होता है कि मान लो हमने इतने टाइम तक जो है अप्लायंस को ऑन रखा, तो बताओ कितनी हीट एनर्जी निकलेगी। तो भाई हमने यहाँ टाइम का कंसेप्ट लिया है, कहाँ से लेके आए, चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, ये मेरा करंट था। सही बात है, तो I इंटू टी और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR हो गया। अब देखो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन आ गया I स्क्वायर RT। ठीक, ये हमने भी डिराइव करा, कई बार डेरिवेशन आ जाता है, तो इस ऐसे तुम समझ सकते हो। अब मैंने वर्क डन को बोला हीट एनर्जी है, तो यही हीट एनर्जी जो निकलेगी ये इसके बराबर होगी हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। अब इस फॉर्मूले से क्या चीज़ समझ में आती है, इस फॉर्मूले को मार्क कर लो, नोट बना के लिख लो, और कैसे कैसे हमने चला है वो सब समझ लेना, नोट साथ के साथ बनाते जाओ, आसानी से होंगे बोर्ड्स। ठीक, तो हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो हमारी हीट एनर्जी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, मतलब करंट के स्क्वायर के, और हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी कि इन तीन चीज़ों से मुझे क्या बात समझ में आ रही है कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हीट एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। अब जैसा हमने पढ़ा था नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो कंसेप्ट तो यही कहता है कि भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज का फ्लो आराम से होगा, धीरे से होगा, तो उस केस में हमारी हीट एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। अब फॉर्मूले वाइज भी तुम देख लो, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, तो ये बढ़ने से हीट एनर्जी बढ़ेगी। एक और क्या कंसेप्ट तुमने ऑब्जर्व करा डेली लाइफ में, कि जितना ज़्यादा टाइम से मेरा कोई भी अप्लायंस जो है हम टर्न ऑन करते हैं, चाहे कोई चार्जर हो या इलेक्ट्रिक बल्ब हो या कोई अलग जो है अप्लायंस हो, तो उसमें टाइम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हीट होने लगता है। इसका मीन्स जो ऑब्जर्व करा, जो तुमने फैक्ट समझे, वो फॉर्मूले वाइज न्यूमेरिकल्स में भी सेम चीज़ होती है कि जितने टाइम तक तुम अप्लायंस यूज़ करोगे उतनी हीट एनर्जी लॉस होगी। ठीक, और फिर जो लास्ट है वो I स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, जितना करंट होगा उतना ही हमारा हीट एनर्जी होगी, कितना उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जितना करंट उसमें से जाएगा उतना ही उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो ये सब तुम चीज़ें समझ सकते हो। तो हीटिंग इफेक्ट का पूरा कंसेप्ट यही है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ताकि इस कंसेप्ट को स्ट्रेंथन कर लो, और डेरिवेशन अच्छे से समझ लेना कि कैसे कैसे हमने पढ़े हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला मत रटना, फॉर्मूला तुम्हें अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, और वो याद कैसे होगा, क्वेश्चंस करोगे, लेकिन डेरिवेशन, इसका प्रूफ, तो वो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 ओम takes a current of 7 एम्पेयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट। यानी कि तुम्हें सब कुछ तो दे ही रखा है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 25 ओम, करंट भी दे रखा है 7 एम्पेयर, और टाइम दे रखा है 0.5 मिनट्स। इसको मैं सेकंड में करूं तो 0.5 × 60 30 सेकेंड्स।
अब कई बार कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि हीट की यूनिट क्या होगी। तो भाई हीट की यूनिट वर्क डन के बराबर था, हमने डिस्कस करा। तो वर्क डन की यूनिट जूल होती है, तो हीट की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक, तो हमें हीट का फॉर्मूला पता लगा I²RT, अभी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर I की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 25 इंटू 30 सेकेंड्स। ठीक है, 49 इंटू 25 इंटू 30 3650 जूल। ठीक है, ये मेरी आ गई हीट एनर्जी जो कि निकलेगी। अब हीट एनर्जी जब ये इतनी निकलेगी, इसको हम और यूनिट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 3.65 36.75 कर सकते हैं। हाँ, 36.75 इंटू 10 की पावर 3 या फिर 3.675 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, यहाँ 10 की पावर 4 में लिख दिया मैंने, ये 3 है, ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन हो गया, करंट पता था, टाइम पता था, आर पता था। अब तुम एक और बात सोचो कि अगर मुझे करंट नहीं दे रखा और बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है कि इतनी बैटरी की कनेक्ट करी इतनी देर तक, रेजिस्टेंस है, बताओ हीट एनर्जी क्या होगी। तो तुम्हें करंट की वैल्यू नहीं पता उस केस में, तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, ये V = IR है ना। वी ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, वीर है, ओम्स लॉ बना था। ठीक, ओम्स लॉ था ये। तो यहाँ पर मेरे को अगर I की वैल्यू निकालूं तो V/R आती है, सही बात है। तो I की वैल्यू V/R है, तो इस फॉर्मूले में हीट = I²RT, इसमें अगर मैं V की वैल्यू रख दूं V²/R² इंटू R इंटू T, ये मेरी हीट एनर्जी है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगी RV²R/T। ठीक, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया जहाँ पर करंट की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें पोटेंशियल पता है या वोल्टेज पता है बैटरी का। पास एक और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड इन 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इन समझ लो यहाँ पर। ओके, 10 सेकंड में 5 ओम के रेजिस्टेंस में इतनी एनर्जी निकली, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अभी एक फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला तो तुम कोई एक याद रखो और उसको दूसरे में चेंज कर सकते हो। ठीक, तो मैंने बताया था हीट = I²RT होता है ना, और फिर I = V/R होता है। देन इसका मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, तो V²/R² होगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी और मेरे को फॉर्मूला मिल गया हीट = V²T/R। ठीक, तो हीट की अगर मैं अब यहाँ पर हीट की वैल्यू मुझे 200 जूल पहले से दे रखी है। ठीक, तो 200 जूल इज इक्वल टू क्या, 10 सेकंड, और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नहीं पता, रेजिस्टेंस 5 है और ये 10 है। ठीक, तो V² आ जाएगा 1000, सॉरी क्या समझोगे तुम, 200 इंटू 5/10, तो V² आ जाएगा 1000/10, V² आ गया 100, तो मैं अगर इसका √100 करूं तो V आ जाएगा 10। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मिल गया 10 वोल्ट। तो जो क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये जो फॉर्मूला था इसको यूज़ करना था जो अभी पुराने क्वेश्चन में बताया, और आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स तो ऐसे ही आसान आने वाले हैं। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कैसे डिराइव करा है, फॉर्मूला भूल भी जाओ तो डिराइव करके देख लेना, बहुत ही आसान है। सिंपल करंट के फॉर्मूले और टाइम के फॉर्मूले से आया है। ठीक, अब जब तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट हो जाता है तो इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट कैसे, कि पहली बात कहाँ यूज़फुल होता है, तो पहला पॉइंट तुम लोग क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक ओवन में हीटिंग इफेक्ट का यूज़फुल कंसेप्ट है, बाकी सब में क्या है, ये वेस्ट है, हमारी एनर्जी को लॉस्ट करता है। ठीक, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है कि जो पहले बल्ब आते थे इसमें टंगस्टन फिलामेंट होता था, तो जब वो हीट करते थे, गर्म होते थे, तब हमें पता है कि लाइट एनर्जी निकलती है ना। अगर हम ऑब्जर्व करें, कोई मेटल है हमारे पास आयरन, तो अगर हम आयरन की रॉड को हीट करें, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दे, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो रेड हॉट हो जाती है। ठीक है, रेड हॉट में उसमें से थोड़ी सी लाइट निकलने लगती है, या फिर सिंपल समझो जो कोयला होता है, ठीक, कोल, अब कोल को हम जब बर्न करते हैं तो वो रेड कलर में जलता है और उसमें हल्की सी रेड कलर की लाइट होती है। इस इट का मीन्स उन्होंने सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम बल्ब में ऐसा फिलामेंट ले लें कि उसका जो अलॉय हो
वो ऐसा हो, हीट एनर्जी जब बढ़े तो वो क्या है, ग्लो करने लगे। तो वही सेम चीज़ हमने यूज़ करी थी टंगस्टन में, ठीक है। हमें टंगस्टन ऐसा मेटल मिला, इसको हीट करते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये ग्लो करने लगता है, ठीक है, ये फिलामेंट ग्लो कर रहा है। तो हीट एनर्जी भी निकल रही है, साथ में लाइट एनर्जी भी हो रही है। तो इसका यूज़ हमने स्टार्टिंग के बल्ब्स में करा था, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में समझ आ गया। तो एक चीज़ आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अगर तुम लोगों को पहचान में ना आता हो तो जो भी तुम्हारा बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक का, उसमें एक होता है लाइट शो करने का, एक यहाँ पर बल्ब होता है या स्विच टाइप का होता है, उसे कहते हैं फ्यूज़, ठीक। उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ दो मेटल्स निकले होते हैं और ये जो मेटल है ये होगा एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है। अबे तो रटने वाली बात मैंने समझा दी कि एलॉय लेड और टिन का होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझना क्या है, समझना ये है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ क्यों कर रहे हैं, है ना। फ्यूज़ को यूज़ करने का ये मतलब है कि कई बार जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से बढ़ गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई वायर टूट गया या दो कॉम्बिनेशन हो गए, तो करंट एकदम से बढ़ जाता है हमारे घर में आने का। अब तुम इस बात को समझो कि हमारे अगर इक्विपमेंट कनेक्टेड है आपस में, कोई इधर है कोई इधर है ना, और एकदम से इसमें करंट बहुत तेज़ी से आ जाए, है ना, यहाँ फैन हो गया, यहाँ बल्ब हो गया, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हो गया, तो करंट एकदम से ज़्यादा आ जाएगा, तो जो इनका इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होगा, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है। तो इसी को बचाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। पहली बात, सेफ्टी डिवाइस किससे, कि जो करंट एकदम से ही बढ़ जाता है बिना कोई बेसिस पे या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, तो ये इक्विपमेंट को जो है सर्किट ब्रेक कर देता है। इसे हम सीरीज़ में लगाते हैं। तो तुमने सीरीज़ का एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सीरीज़ में अगर कोई अप्लायंस कनेक्टेड होगा तो अगर वो ख़राब हो गया तो आगे करंट नहीं जाता, तो हम इसका यूज़ सीरीज़ में करते हैं कि अगर तेज करंट आएगा, है ना, तो इसका जो मेटल है वो इतना रेजिस्टेंस का होता है, एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस, है ना। बात समझने की कोशिश करो कि इसका रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि मान लो करंट ज़्यादा आ गया तो ये रेजिस्टेंस क्या है, मेल्ट कर जाएगा, या ये जो मेटल का एलॉय है इतना करंट बढ़ने से हीट होगा। क्योंकि हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें करंट एकदम से बढ़ गया। अब करंट बढ़ गया तो वो मेल्ट कर जाएगा। इसका रेजिस्टेंस एप्रोप्रिएट होता है कि करंट इतना से ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे इक्विपमेंट बर्न कर सकते हैं, तो भाई इसे मेल्ट करा दो। तो ये मेल्ट जब करेगा मेटल तो हमारा सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो हमारे ये जो अप्लायंस अलग अलग कनेक्टेड है, ये ना खराब होके रेफ्रिजरेटर, आयरन, ओवन वगैरह जो भी अप्लायंस है, ये ना खराब होके हमारा फ्यूज़ ब्रेक होता है, फ्यूज़ खराब हो जाता है, हम फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं क्योंकि फ्यूज़ में इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन अगर इक्विपमेंट खराब हो गए तो हमारा लॉस बहुत होगा और साथ में आग लगने का भी डर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अगर करंट की क्वालिटी या क्वांटिटी एकदम से बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक। अब जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है पावर, ठीक। अब पावर से तुम्हें समझ में आए कुछ चीज़ें, एनर्जी कंज्यूम। अब एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कौन देगा, बैटरी या सेल, ठीक है। तो समझ में जाना, इट इज़ एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब कि कितनी पावर, क्या, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई पर यूनिट टाइम, ठीक। अब वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कौन बता रहा है कि पूरा सर्किट में चार्ज को बैटरी से लेके पूरा सर्किट में घुमाने पे कितना उसमें लगा और वो टाइम से डिवाइड कर तो पावर आ गया, ठीक। अब पावर वर्क डन, तो पावर किसके बराबर आ जाएगा, हीट अपॉन टाइम, यानी कि पावर का फॉर्मूला। अब पावर का फॉर्मूला तुम्हें निकालना है तो हीट का I² RT था, तो पावर का फॉर्मूला आ गया I² R, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। अब इसको और सिंपल वे में लिखूं तो V = IR होता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूँ, P = IR × I,
कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई स्क्वायर को मैंने आई लिख दिया है। तो ये मेरा V हो गया इंटू आई। तो पावर को हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ठीक, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, ये चैप्टर क्लोज हो गया है ना। अब हम इसका जो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, ये देखते हैं। अब हमने पावर का फॉर्मूला देख लिया, मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, यानी कि वोल्ट इनटू आई, जो क्या है करंट। करंट किस में, एम्पियर में, तो इसकी यूनिट है वोल्ट इनटू एम्पियर, है ना। अब ये फिर दोबारा से हम क्यों याद करें इतने सारी यूनिटें, तो हमने इसका नाम दे दिया वॉट। ठीक है, तो वॉट साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा वॉट थे कोई साइंटिस्ट, तो उन पे हमने ऐसा यूनिट बना दी वॉट। ठीक है, तो एक वॉट कितना होगा, अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का करंट देता है और पूरे सर्किट में वो घूमता है, तो पावर कंज्यूम्ड होगी पर यूनिट टाइम, वो होगी 1 वॉट। ठीक है, तो ये वॉट हमारी यूनिट है, इसको डिनोट हम W से करते हैं। ठीक, 200 वाट, 300 वाट, 400 किलो वाट। ठीक है, किलो मतलब 10 की पावर 3, माइक्रो माने 10 की पावर -3, ये सब जो है चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें देखना है ना। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है पावर पर बेस्ड है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 220 वोल्ट मेंस। ठीक है, मतलब मेन सप्लाई है, बैटरी कुछ नहीं है, तो वोल्टेज में दे रखा है 220 वोल्ट का। तो करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6। ठीक है, करंट दे रखा है 0.6 एम्पियर। एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन, मतलब किस रेट पर, रेट कौन है, पावर बताता है। तो पावर का फॉर्मूला आता है वोल्टेज इंटू करंट, तो ये आ जाएगा 220 इंटू 0.6। सॉल्व कर लो, अरे 0 12 1 132.0 कट जाएगा, तो 132 वोल्ट आ रहा है मेरा क्या पावर। और बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन 2 मिनट। ठीक है, तो टाइम हो गया 120 सेकेंड, तो हमारी हीट क्या हो जाएगी I²RT। या तो इस फॉर्मूले से कर लो, या सिंपल तुमने क्या समझा था भाई कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, वो है हमारी पावर। पावर क्या है, एनर्जी कंज्यूम हुई अपॉन टाइम, तो पावर से सीधा क्या है मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, तो हमारा 132 इंटू 120 कर लो। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर सकते हो या इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, तो इसे फॉर्मूला इसको आंसर सेम आने वाला है, तो इसको सॉल्व कर लेना, एनर्जी तुम्हारी आ जाएगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गए खत्म, थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो और क्वेश्चन आता है किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है, किलोवाट आवर जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लो, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब 10 की पावर 3 इंटू वाट आ गया, और आर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इसे लिख सकते हो 3600 इंटू 10 की पावर 3, और 3600 इंटू 10 की पावर 3 है, इसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक, ये चीज़ 1 किलोवाट आवर जो होती है वो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कैसे आया, किलो का 10 की पावर 3, वाट का वाट रखा, आर को 60 इंटू 60 सेकेंड्स में कर दिया, 3600 इंटू 10 की पावर 3 ये आया, इसको मैंने और सॉल्व किया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो क्वेश्चन की वीडियो है, ठीक है, वो आएगी इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से जो भी क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड्स का, या फिर CBSE में आया हो लास्ट ईयर में, जैसे भी क्वेश्चन हो किसी भी ईयर का, वो सब देखेंगे। क्योंकि जब चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, बीच बीच में क्वेश्चन करें, ताकि जो कंसेप्ट है और अच्छे से स्ट्रेंथन हो, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, मैंने यहाँ काम खत्म कर दिया, चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है, दोबारा वीडियो देखनी है, जो भी कंसेप्ट मिस होता है। और एक और चीज़ कि जब तुम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, थैंक यू।